नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे ग्रेजुएट लेवल का 30 जून का पेपर। ठीक है, ये शिफ्ट 1 है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी सोल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने गेम खेले उनमें से 10% जीत हासिल की। कुल गेम का 40% था, कुल मिलाकर कितने गेम खेले गए? तो सिंपल सा, 40 की वैल्यू दी थी 10, 100 बराबर निकालना था, तो आंसर आ जाता है आपका 25। उसमें तो कुछ समझाना नहीं था भाई। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में इतनी की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ये तो प्लस माइनस का XY/100। ठीक है, तो 25 और 15 का डिफरेंस 10 हो जाएगा, माइनस का 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 से कम 25 12 37 हो गया, 3.75। तो 10 से पूरा 4 गया तो 6, और 100 से 75 घटा देंगे तो इतने परसेंट की वृद्धि होगी। वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि प्लस का आया है। एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज दर इतने से घटकर इतनी हो जाती है, तो उसकी वार्षिक आय में इतना कम हो जाता है, तो उसकी धनराशि बताइए। हमारे हिसाब से कितनी हुई? 3 की हुई। 3 बराबर 750 हुआ। ये परसेंटेज में था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये क्या गुना हो रहा था? 250 गुना। तो इसका भी 250 गुना, तो 25 250 गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 25,000 आंसर। 320 पर इतने के वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, हम जीरो पर तो ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन में कोई जीरो की वैल्यू नहीं है। तो 2 एकम 2 और 1 3/2। देखो लगता है आपको छोटी छोटी चीजें आप करोगे ना तो बहुत टाइम बच जाए। इधर 2 दूनी 4, 5/2 हो गया, 2 दूनी 4 अट्ठे 32 हो गया, 8 पन्ने 40, यानी कि जिसमें 12 आ रहा होगा वही आंसर। अब यहाँ से देखो हमें इसका मान निकालना था, सबसे पहले इस पर फोकस कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को, तो x का मान आ जाएगा और बटे 2 करना पड़ेगा, माइनस का √11 बटे में 2। इसी तरीके से दोनों को जोड़ के आएगा, क्योंकि x आगे लिखा ना, जो पीछे लिखा होता है उसमें घटा कर आता है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √13 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ से देखो, अगर इससे हमें जाना हो किस पर? x² + y² पे, तो क्या करेंगे? √13 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 2 × xy। तो यहाँ पर नहीं कि 13 माइनस का 2 गुणे 1/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल है, यानी कि 13 से 1 गया 12 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1/2 गुणे में 12, तो आंसर आ गया कितना? 6। अगला सवाल, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदे एक मुफ्त पाए योजना के मूल्य पर देय राशि पर 5% की छूट की पेशकश की जा रही थी। रामेश्वर ने खरीदारी की, जिसके लिए 5% की छूट लागू करने से पहले देय राशि इतनी थी। इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट का परसेंटेज बताइए। अब यहाँ से समझो, ये चीज तो आपके लिए दी गई थी। रीजन क्या था? उसने कहा था 15,000 से अधिक की खरीदारी करने पर किसी व्यक्ति को इतने की अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि वो छूट देने से पहले ही 16,000, यानी कि कहीं ना कहीं तो 15,000 से ज्यादा की शॉपिंग कर रहा था। बात यहीं पर खत्म हो गई थी। तो देखो कह रहा था 4 वस्तुओं पर, ये लाइन देखो, एक वस्तु फ्री दे रहा था, सबसे पहली लाइन, सेकंड लाइन देखो, तो यानी कि अगर वो 4 खरीदता तो एक मुफ्त देता। तो यहां से कहने का मतलब है टोटल वस्तुएं 5 मिली उसे, लेकिन पैसे कितने दिए उसने? 4 वस्तुओं के दिए। फिर 5% की छूट इस पर और मिल गई, यानी कि 100 की चीज उसे कितने में पड़ गई? 95 में पड़ गई। यानी कि यहां से करेंगे ये 19 हो गया, यानी कि इधर 100 हो गई चीज, इधर कितना हो गया? 19 चौक 76 हो गया। तो यहाँ से छूट देखो कितनी मिली? 24 की। 24/100 गुणे 100, यानी कि आंसर आ गया हमारा कितना? 24%। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो ए भुजाओं एबी और एसी के बिंदु एस और टी पर काटती है। एबी बराबर इतना, बीसी बराबर इतना, तो बीएस बराबर इतना, तो एसटी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, एसटी स्पीड टेस्ट होते हैं। चलो, जितने ज्यादा दे लोगे ना मॉक टेस्ट वगैरह, उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलने में आसानी रहेगी। ये एस हो गया, ये टी हो गया, और पैरेलल बोल दिया तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें केवल रेशियो निकालना था। 16.6 हो गया, और एस बी यानी कि 5.3 हो गया। तो यहाँ से एस और ए निकाल सकते हैं, तो एस ए निकालने के लिए ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ए एस अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा एस टी अपॉन बी सी। कैसे हो जाएगा? क्योंकि सिमिलरिटी बोली उसने, समानांतर रेखाएं बोल दी,
तो सिमिलरिटी से हमारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब करके दिखा दें क्या, देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगी, जब संख्याएं जो भुजाएं पैरेलल होती तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो एस का मान 3 हो गया, ए बी का मान 8.3 हो गया, एस टी हमें निकालनी थी और बी सी का मान 16.6 हो गया। ये इसका 2 गुना हो गया, एस टी बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। अगला सवाल, तीन संख्याएं इतनी और उसका इतना, 18 का 2/3, 35 का इतना दी गई है तो चतुर्थ समानुपाती। तो यहाँ से देखो ये संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ये संख्या 6 दूनी 12 हो गई, ये संख्या 14 हो गई। ठीक है, अब चतुर्थ अनुपाती तो 12 गुणे 14/7, तो 7 दूनी 14, 12 दूनी 24। ये हमेशा याद रखो, बेसिक लिखने की जरूरत नहीं, इन दोनों का गुणा होता है फर्स्ट वाली का भाग। तो आप 7/12 फिर 14/x बराबर कर रहे हैं, तो ये टाइम टेकिंग है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन से दोगुनी है और विपरीत दिशा में चलती है तो व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया। देखो रफ कॉपी पास में होती है आपके एग्जाम हॉल में, अगर आपको विपरीत विपरीत में दिक्कत होती है, याद नहीं रहता, तो तुरंत ऐसे बिना देखे स्क्रीन पे पढ़ते जाओ, विपरीत चलने तो इस तरीके का तीर बना लो, जिससे आपको सवाल में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें समय निकालना है, हमें डिस्टेंस से तो कोई पंचायत नहीं है, तो डिस्टेंस हम पहली ट्रेन की हम मान लेते हैं कि 1 है, दूसरी ट्रेन की हमने मान ली कि 2 है। ठीक है, तो पहली उसे 7 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि पहले की स्पीड ए मानी तो ये हो गया, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगी, ये होगी स्पीड। ठीक है, दूसरे के लिए अगर करते 1/b हो जाएगा 2/b, तो ये कितनी देर में पार कर रही, 10 सेकंड में, यानी कि अगर हम b बराबर लिखें तो 1/5 हो जाएगा। अब दोनों को एक दूसरे को पार करना है, तो ए विपरीत चल रही है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 3 हो गई। अब स्पीड इनकी क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि a + b करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/35 हो जाएगा। तो यानी कि 12 ऊपर कर दो 35। ठीक है, तो 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 बच गया, 4 सत्ते 28। तो 8.7 को लगभग 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। एक बेलन का आयतन इतना है जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, यानी कि आधार में होता क्या है, बेलन में केवल एक सर्किल होता है, यानी कि πr², यानी कि 22/7 r² हो गया, और ये बराबर दिया था 7 अट्ठे 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 7 7 49 और 6 55, यानी कि 550/7 हो गया। ये काट देंगे, 11 दूनी 22 हो गया और 11 पन्ने 55 हो गया, यानी कि r² बराबर 25 आ गया, तो r बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, πr²h होता है आपका, बराबर में दिया था 1650, यानी कि 22/7, r का मान हो गया 5 गुणे में 5 बराबर में हो गया 1650। ठीक है, इंटू में h और चिपका दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, बच गया कितना 15, फिर 25 छक्का 150, 22 तियां 66 हो गया, तो h बराबर 7 तियां 21 आंसर। अगला सवाल, राखी अपनी बेटी शिखा से 20 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बाद राखी की आयु शिखा की आयु की से 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए राखी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो 6 वर्ष बाद की बात कह रहा है, 6 वर्ष बाद क्या होगा, राखी की आयु शिखा की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद इन दोनों का अभी क्या दिया था, 20 वर्ष बड़ी है, तो डिफरेंस क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज बताओ, तुम्हारे भाई में अगर आज 3 साल का फर्क है, 5 साल बाद भी 3 ही साल का फर्क रहेगा ना, तो डिफरेंस से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 1 है, 1 बराबर 20 हो गया। हमें किसकी चाहिए, राखी की, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन ये 6 वर्ष बाद की आई है, तो 40 माइनस का 6 कर देंगे 34 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार कुल इतने में एक वस्तु ए और बी खरीदी, उसने ए को 15% के लाभ पर, बी को 25% की हानि पर बेचा। ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 अधिक था, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बतानी। सिंपल है भाई, सबसे पहले ए के लिए करते हैं, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यही तो लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20x की चीज 23x में बेची गई, यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया, 3x का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी कंडीशन में हम बी के लिए लेते हैं, यानी कि 25% था, 25% मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4y की चीज बेची गई है 3y में, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ पर लॉस कितना हो गया, y का आपको लॉस हो गया। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से देखो कह रहा था कि a और b के विक्रय मूल्य में, यानी कि विक्रय मूल्य लिखते, अगर सेलिंग प्राइस हम डिफरेंस करते a माइनस बी का, तो हम क्या लिखते, 23x माइनस का 3y बराबर में क्या आ जाता, 109 आ जाता।
और अगर हम लिखते क्या कॉस्ट प्राइस किसका किसका लिखते हैं हम, ए प्लस बी दोनों का, तो ये कितना हो गया हमारे हिसाब से हो गया 20x प्लस का 4y बराबर में दे दिया था 25 40, 4 से पूरे में भाग कर देते तो ये 5x प्लस का y, 4 छंग 24, 4 3 12, 4 पंजे 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें 3 का गुणा कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो फाइंड कर ही लेंगे। तो गुणा किया हमने जैसे ही, तो 5 तियां 15x प्लस का 3y बराबर 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया, 3 छक 18 और 1 19 हो गया। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 इसको डाल देते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, यानी कि अब हम यहाँ से इधर चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस का 2 किया तो 23 और 15 यानी कि 38 हो गया, यानी कि 38x, 3 से 3 वाला तो 22 वाला तो कैंसिल हो गया बराबर में। अब क्या करेंगे गुणा कर जोड़ेंगे उसको, तो 9 5 14 की 4 हासिल लगा 0 हो गया, 9 1 10 की 0 हासिल लगा ये हो गया। अच्छा 9 4 9 5 14 होगा ना, तो यहाँ पर एक और कर लो, तो ये 19 दूनी 38 हो गया, यहाँ से 19 एकम 19 0 19 छक्का 114, यानी कि x बराबर आ गया 2 पंजे 10 2 3 6। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो अगर हम देखते तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, तो 20 गुणे 53 हो गया, तो कितना कॉस्ट प्राइस हो गया 2 3 6 2 पंजे 10, इतना हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट देखते तो 3 गुणे 53 हो गया, यानी कि 3 त्रिका 9 3 पंजे 15 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बाई का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि बाई का मान हम किसी ना किसी इक्वेशन में रखते हैं, तो इसमें हम रख देते हैं कुछ, इसमें रख दो, ठीक है। तो 15 गुणे 53 प्लस का 3y बराबर में 1905। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जगह कम होने के कारण मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 370 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके लिए अगर हम निकालते तो 4 गुणे 370 हो गया, अगर हम इसके लिए लॉस निकालते तो कितना हो गया 370 का हो गया, यानी कि 0 4 7 28 4 3 12 और 2 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस अगर लिखते तो कितना हो जाता टोटल कॉस्ट प्राइस 1060 और 1480, यानी कि 0 8 6 14 4 हासिल लगा 1 हो गया 5 हो गया, ये 2 हो गया 25 40। और यहाँ पर देखो इतने का हमें देखो लॉस कितने का हो रहा 370 का, प्रॉफिट कितने का हो रहा 159 का, यानी कि 10 से 9 गया 1 हो गया, 6 से 5 1 3 से 2 गया, ये क्या हो गया हमको हानि हो गई, यानी कि इतने की हानि हो रही, प्रॉफिट वाले तो हमारे चले गए, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, बात खत्म हो गया, ठीक है। चलो फिर करते हैं इसको भी फटाफट। अब कहाँ पे करें, थोड़ी जगह बना ले, रुको। तो अब डायरेक्ट करते हैं भाई, 25 40 और 21100 भाग करते हैं भाई, ऐसे तो लिखोगे 211 बटे 25 40 गुणे में, तो डायरेक्ट करते हैं। तो देखो लाभ वाले तो हमने पहले ही आपको बता दिया कैंसिल हो गए, हानि वाला हमें चेक करना था। अब अगर 25 ने में 225 कर से 211 से ज्यादा हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 8 वाला, बात खत्म हो गई। 25 अट्ठे 200 होता, पूरा भी करोगे तो 8 चौक 32 हो गया, आंसर लगा 3 हो गया, और 25 अट्ठे 200 203 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 20 था, तो ये तो 0 20 32 था, तो आंसर तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा और लेंदी सवाल था। चलिए फिर अगर आपको इसका कोई तरीका अच्छा पता हो तो उसको जरूर आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ, वैसे मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ बनता है तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज की गणना कीजिए। तो देखो 8 वस्तुएं उसने बेची हैं और 10 वस्तुओं के पैसे कमा लिए, यानी कि 2 का प्रॉफिट लिया, और अपने पास से दी कितनी, केवल 8 वस्तुएं दी, गुणे में 100 कर दो, 25% आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लिया करो, 10 का CP बराबर 8 का SP, यानी कि CP अपॉन SP, 2 चौकू 8 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट लिया, 1 का, किस पर 4 पर, गुणा कर दो 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखो चतुर्थ अनुपात आपको बताना था, तो हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, लास्ट वाले दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी कि x प्लस का y और x माइनस का y, और फर्स्ट वाले का डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। समझ गए होगे, ठीक है। आप बेसिक से लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर टाइम लगेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 पावर में हो जाएगी माइनस का 1। अगला सवाल, इसने अपना फोन इतने में बेचा जिसे उसने 12,000 में खरीदा था, तो बताइए उसका परसेंटेज लाभ कितना। तो सबसे पहले तो जीरो को हमने उड़ा दिया यहाँ से,
फिर 5 तियां 15, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो गया। तो देखो यहाँ से कितने का प्रॉफिट लिया, 24 का खरीदा, 31 का बेच दिया, यानी कि 7 का प्रॉफिट लिया किस पे, 24 पे लिया। ठीक है, तो 24 या 72 होता है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो गया, यानी कि बचा कितना है, 2 इधर बच गया, 20 उधर, यानी कि 22, यानी कि 220 बचा है। 24 नेम है, 216 होता, जैसे ही 29 आया आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब यहां से देखो ये दिए गए थे समरूप त्रिभुज, कह रहा था एंगल सी का मान क्या होगा। एंगल सी लिखा कहाँ पे है, लास्ट में, तो एंगल सी का मान एंगल एफ का मान होगा। जिस प्लेस देखते हैं कि किसकी प्लेस कहाँ पर है, वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और ई दिया था, एफ तो निकालना पड़ेगा, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो अब यहाँ से देखो हमें चाहिए सी, यानी कि इस वाले ट्रेंगल में आना है। पहले चलो इधर लिख लें ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ। ठीक है, इसमें हमें ए का मान पता है 47, इसमें हमें ई का मान पता है 63। तो एक चीज देखो, डी का मान हमें नहीं पता लग जाएगा, हमें चाहिए क्या है, हमें सी का चाहिए, यानी कि बी का मान हमें पता लग गया ना 63, प्लेस वैल्यू देखी केवल। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, यानी कि 47 प्लस का 63 प्लस का एक्स, यानी कि एंगल सी हो गया एक्स, 180 हो गया। तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 3 10, 6 4 10 और 1 11, 180 माइनस का 110, यानी कि 70 डिग्री आंसर। अगला सवाल, गौरी और गोपाल अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 और 21 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों गोपाल से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो गौरी हैं और गोपाल हैं, ठीक है, 9 और ये 21 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम 63 ले लो, तो इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी इफिशियंसी 3 हो गई। शुरू किससे कर रहे हैं भाई, गोपाल से, ठीक है, गोपाल हो गई और ये गौरी, यानी कि गोपाल से 3 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यानी कि 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 डेज का काम हो गया। ठीक है, तो 63/10 करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे, यानी कि 12 दिन में कितना काम हो चुका है, 60 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम, यानी कि रिमेनिंग वर्क हो गया आपका 3। अब किसका नंबर आ जाएगा, फिर से गोपाल का आ जाएगा, तो गोपाल एक दिन में ये काम खत्म कर देगा, यानी कि 12 प्लस का 1, यानी कि आंसर आ गया हमारा 30। अगला सवाल, अब इसको देखो, इसका देखो जो आपको ग्राफ दिया गया था, ठीक है, ये हिंदी वाला तो गलत था, आपका इंग्लिश वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमें लास्ट के 5 देखने हैं, यानी कि ये देखो ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये यहाँ से 100 हो गया, ये 50 हो गया, और ये यहाँ से कितना हो गया, 150 हो गया, और ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 हो गया, यानी कि 450 बटे में 5 कर देंगे तो 90 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, गेहूं का सर्वाधिक आयात किस वर्ष हुआ। भैया सबसे ज्यादा किस में हुआ, सबसे ऊंचा क्या लिख रहा था वो, बस। अब यहाँ पर देखो ये भी आसान सवाल है, माइनस वाले पे हमें आना, तो सबसे पहले तो स्क्वायर वाले पे ही पहुंच ले, तो प्लस का दो, इधर प्लस का दो, यानी कि ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब माइनस वाले पे पहुंचना, तो माइनस का 2 कर देंगे, और इधर भी माइनस का 2, तो ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर में हो गया इधर क्या 7 हो गया। ठीक है, तो x - 1/x बराबर कितना हो गया, √7। अब यहाँ से देखो इस सवाल में हमें अल्टीमेटली निकालना क्या था, ये निकालना था, a² - b² का फार्मूला लगा देते, तो ये तो देखो जो लिख रहा हूँ मैं वो तो 1 हो गया। ठीक है, बचा क्या है, sec² थीटा प्लस का tan² थीटा। ठीक है, अब इसको भी कुछ बना लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का sin² थीटा अपॉन में हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस sin² थीटा a cos² थीटा हो गया, अपॉन में cos² थीटा हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया a। अगला सवाल, अब ये देखो इसमें हमें क्या बतानी थी, रेंज बतानी थी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक एक जोड़ दिया तो देखो क्या बन गया, cos² थीटा उस साइड लेके जाते हैं, यानी कि sin थीटा प्लस का 2 बराबर में हो गया 1 माइनस का cos² थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो बन गया हमारा sin² थीटा। ठीक है, तो sin² थीटा माइनस का sin थीटा और माइनस का 2 बराबर 0। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर माइनस बना जाए और घटाने या जोड़ने पर बना जाए, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 2 एकम 2, ये तो हो गए, माइनस का 2 चाहिए तो माइनस, अब यहाँ से जोड़ोगे तो देखो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इनके क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 1। तो साइन की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, यानी कि साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई। ये हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रेंज होती है माइनस का 1 से या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से +1 के बराबर होगा या तो छोटा होगा साइन थीटा का मान।
तो ये देखो आप साइन थीटा का मान हमें पता लग गया माइनस का 1 होता है। 180 तो रख नहीं सकते क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। तो अब ये कितने के बराबर हो गया, साइन 270 का मान होता है हमारा -1। तो थीटा बराबर हम यहाँ से कितना आ गया 270। ये रेंज हमको चेक करनी थी कि कहाँ पर मिल रही है। पहले इसकी चेक करते हैं। तो बटे में क्या कर देंगे 45, क्योंकि 180 बटे देखो पाई का मान 180 बटे 4 किया तो ये 45 हो गया। तो उसमें हम गुणा कर रहे हैं 55 25 5 को 20 और 2 22 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 7 गुणे 45 करेंगे, 7 पन्ने 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 वो वाला नहीं है जो सोच रहे। तो रेंज देखो इसी के बीच में है। इसको चेक करेंगे, ये 45 हो गया, 3π/4 का मतलब 135 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 135 हो गया, ये 5 गुणे करेंगे कितना 45, यानी कि कितना आ जाएगा 225। इसकी रेंज से तो बाहर हो गया। अब ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही थी, 225 से 315 के बीच में थी। तो आंसर क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अगला सवाल, R1 और R2 मात्रा के दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं जिनकी कीमत क्रमशः 60 रुपये प्रति केजी और 75 रुपये प्रति केजी को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसे इतने रुपए केजी में बेचा जाता है। ठीक है, कीमत इतनी बन गई। तो R1 R2 का अनुपात क्या हुआ, ये तो आसान सवाल हो गया आपका। 75 हो गया 65 हो गया, इधर डिफरेंस 10 हो गया, इधर डिफरेंस 5 हो गया, यानी कि 2:1। अगला सवाल, कौन सी अभाज्य संख्या है, ये तो निकालना आसान है। अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़ रखे होंगे ना तो आप एकदम फटाफट निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या ये हो नहीं सकती क्योंकि ये सम क्या हो रहा 15 हो रहा, 15 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये 161 23 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये 171 9 हो गया, सम बटे 3 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो टेबल में आ गया, आंसर लगा दो। ये तो देखो आसान सवाल है, किसी एक को भी जीरो कर लो। ठीक है, हमने सी को मान लिया जीरो, सी बराबर 0 पुट कर लिया तो ए बी बराबर कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि ये चला गया 0, ये चला गया 0, ये चला गया 0, यानी कि बचा क्या 1/a² प्लस 1/b²। अब यहाँ से देखो ये तो आसान सवाल है, सच्ची का फेवरेट रहा है। यहाँ से देखो अगर हमें ए बी प्लस सी ए बराबर लिखते तो माइनस का बी सी हो जाता, केवल एक टर्म को लिखेंगे बाकी उसके सिमिलर बना देंगे। ठीक है, तो a² BC की जगह हम क्या लिख सकते थे, माइनस BC का मान आया तो ये प्लस में हो जाएंगी सारी चीजें, AB प्लस का CA हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो A कॉमन ले लिया, बचा क्या A प्लस का B प्लस का C बचा, अपॉन में A हो गया। तो इसी तरीके से सभी में बचा होगा, यानी कि अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी तरीके से सिमिलर 1ABC हो गया प्लस का 1/b। पूरा नहीं लिखना होता, 1/b 1/c लिख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना दिमाग मत लगाना कि ये लॉन्ग हो गया, ये इतना कौन लिखेगा। तो लिखना इतना नहीं पड़ता, लेकिन समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। जब हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा ABC अपॉन में A प्लस B प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या गायब है, केवल BC गायब है। यहाँ पर B है तो AC है, यहाँ पर C है तो AB है। अब इसकी ऊपर वैल्यू क्या है 0 बटे कुछ भी हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए फिर ये 30 जून की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के वो सारे समाप्त हो गए। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सोल्यूशन PDF मिल ही जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया गया है। और पढ़ते रहिए अच्छे से, पेपर तो आसान ही है, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे जेन्युइन। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, अगर टाइम बचेगा तब करने हैं, नहीं तो पता लगे उस लैंग्वेज में फंस के आप रह गए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।